आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कल पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो बहस हुई उसके समापन में अपना वक्तव्य दिया। ये भी कह सकते हैं कि संसद की भाषा में बहस में उठे सवालों का जवाब दिया। नियम यही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो चीजें उठाई जाती हैं उस पर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के लोग अपनी बात रखते हैं और अंत में प्रधानमंत्री उसका जो है ना उत्तर देते हैं। लेकिन कल यानी 2 जुलाई 2024 को नरेंद्र मोदी ने जो अपना वक्तव्य दिया वो थी जैसा कि उनकी आदत है और जैसा कि वे सोचते हैं उसके अनुरूप ही उन्होंने वक्तव्य दिया। लेकिन उन्होंने बहस में जो सवाल उठे उनमें से किसी का जवाब नहीं दिया। परंपरा यही है कि संसद की बहस में जो प्रश्न उठते हैं उनका प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, जो राजनीतिक सवाल उठते हैं उनका जवाब देते हैं और ये परंपरा बहुत ही पुरानी परंपरा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी परंपरा शुरू की है जिसका कि किसी भी किस्म की संसदीय मर्यादा और परंपरा से कोई संबंध नहीं है। वो ये कि बहस में आप कुछ भी बोलिए, कोई भी सवाल कीजिए, लेकिन मैं बहस के में उठे सवालों का जवाब नहीं दूंगा। सारे देश में प्रधानमंत्री भाषण देते हुए घूम रहे हैं, संसद में भी कल भाषण दे रहे थे, लेकिन उन्होंने विपक्ष के नेताओं के द्वारा जो सवाल उठाए गए उनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। और ये अपने आप में एक विलक्षण चीज है। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री संसद को एकदम गंभीरता से नहीं लेते। संसदीय मर्यादा और संसदीय परंपराओं का इससे उल्लंघन होता है। अब प्रधानमंत्री ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया जिसमें कि उन्होंने तरह तरह की रंग बिरंगी बातें कही और उन रंग बिरंगी बातों का आ, उनकी भाषा में तो कोई उत्तर नहीं हो सकता। हाँ, उनके भाषण का एक सार एक लाइन में बता सकता हूं मैं। वो ये कि नरेंद्र मोदी सत्ता के भूखे हैं। अगर उनके भाषण का निचोड़ एक वाक्य में बताया जाए तो यही कहा जाए कि नरेंद्र मोदी सत्ता के भूखे हैं और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी चीज जो नरेंद्र मोदी के भाषण से उभरी और दिखाई दे रही थी उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी भाषा की संरचना में, और वो जिस तरह से बच्चे के की साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे उसमें, वो ये कि नरेंद्र मोदी मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। हम ईश्वर से कामना करते हैं और नरेंद्र मोदी को सलाह देना चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी अपना किसी अच्छे या मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों के किसी अच्छे दल से अपना ट्रीटमेंट कराएं। उनकी जो मुद्राएं, उनकी जो भाषा है, उनकी जो भंगिमाएं थी, वे बता रही हैं कि नरेंद्र मोदी मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। उनकी मुद्रा और उनकी भाषा बता रही थी कि नरेंद्र मोदी दिमागी तौर पर परेशान है। उनके पूरे भाषण में जो कि एक प्रधानमंत्री का पद है और वो बहुत ही प्रोफेशनल किस्म के व्यक्ति हैं, वो जानते हैं कि उन्हें क्या बोलना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं बोले और जो बोले उसको एक ही शब्द में व्यंजित किया जा सकता है, वो है नॉनसेंस। उनकी भाषा का लहजा और उनके जो उदाहरण
वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि प्रधानमंत्री मानसिक तौर पर अस्वस्थ हैं और उनका हम चाहते हैं कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग गंभीरता से लें इस बात को, उन्हें किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। वो अभी देश के काम के हैं। वो जिस तरह की नॉनसेंस धारावाहिक तौर पर लंबे समय तक उन्होंने बोली, और ये नॉनसेंस की प्रक्रिया एक दिन में नहीं आई, ये पिछले इलेक्शन के प्रोसेस में भी वो चीज दिखाई दी। ये कल मैं जब उनके भाषण को गंभीरता से सुन रहा था तो उसमें जो चीज मुझे पीड़ादायक लगी वो ये कि प्रधानमंत्री मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं, उनको केयर की जरूरत है। ये मानसिक अस्वस्थता का ही लक्षण है कि वे विपक्ष के नेता का नाम नहीं ले रहे थे, बच्चा बच्चा कह के बुला रहे थे। अगर वो राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के तौर पर संबोधित करते और उनकी हर बात का खंडन करते तो कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। लेकिन अगर वे राहुल गांधी को विपक्ष का नेता कहते तो ये तो नरेंद्र मोदी के अहंकार को लगते, और ये ही वो जगह है जहां पर के पता चलता है कि नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली इल है। मानसिक अस्वस्थता के कारण ही वे संसद में विपक्ष के नेता को नाम लेकर नहीं पुकार रहे थे, क्योंकि अगर वो पुकारते तो उनके अहंकार को लगता। दूसरी चीज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि नरेंद्र मोदी का जो भाषण है वो अब तक के प्रधानमंत्रियों के भाषण की और संसद की परंपरा के एकदम बाहर जाके है। भारतीय संसद में 75 वर्ष में इस तरह का भाषण कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। या हम यूं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जो तरीका और पद्धति और भाषा और जो सब्जेक्ट चुना, हिंदुस्तान के ट्रेडिशन में कभी किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह का नॉनसेंसिकल भाषण नहीं दिया। हाँ, एक व्यक्ति है दुनिया में जो मानसिक तौर पर अस्वस्थ है, जिसके साथ में ये भाव भंगिमा, ये शैली, ये नॉनसेंस ये मिलता है। वो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आश्चर्य की बात है कि नरेंद्र मोदी की भाषिक संरचना में, नरेंद्र मोदी की शैली में, नरेंद्र मोदी के नजरिए में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, यहां तक कि आरएसएस के जो सरसंघ चालक है मोहन भागवत, उनकी भाषा और उनके गुण भी व्यंजित नहीं हो रहे थे, बल्कि एक ही व्यक्ति के गुण और भाषा और शैली व्यंजित हो रही थी, जिसे हम लोग कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो कल जो संसद में नरेंद्र मोदी का रूप देखा, वो नरेंद्र मोदी एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की डुप्लीकेट कॉपी कर रहे थे। वे क्यों डोनाल्ड ट्रंप का अनुकरण कर रहे थे हम नहीं जानते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप में भी ये प्रॉब्लम है कि वो साइकोलॉजिकली इल है और वो नॉनसेंस बहुत बोलते हैं। जो मानसिक तौर पर अस्वस्थ होते हैं उनकी दिक्कत यह होती है कि वे सामाजिक यथार्थ को डिस्टॉर्ट करके देखते हैं। नरेंद्र मोदी के अंदर ये जो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, मैं इस बात को बहुत ही सीरियसली अंडरलाइन करना चाहता हूं। वे जब कल भाषण दे रहे थे तो वह बार बार रियलिटी के हिस्सों को डिस्टॉर्ट कर रहे थे, हिंदुस्तान के यथार्थ को डिस्टॉर्ट कर रहे थे, वो विपक्ष के नेता को डिस्टॉर्ट कर रहे थे। ये जो यथार्थ को विकृत करके देखने की जो पद्धति है, दृष्टि है, ये मानसिक अस्वस्थता का लक्षण है। मानसिक अस्वस्थता का यह भी लक्षण है कि जब आदमी या नेता यथार्थ को इग्नोर करे,
नरेंद्र मोदी में यथार्थ को इग्नोर करने की प्रवृत्ति लगातार दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ती चली जा रही है। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने, उसके पहले के उनके भाषण, उनमें जो रिफ्लेक्शन है यथार्थ का वो, और 2014 के बाद जब वो प्रधानमंत्री पद पर आ गए उसके बाद जो उनके भाषण है उनमें, और कल जो भाषण है वो तो क्लाइमैक्स है हिंदुस्तान की रियलिटी के इग्नोरेंस का, हिंदुस्तान के यथार्थ के इग्नोरेंस का ये क्लाइमैक्स है कि हिंदुस्तान में अभी भयानक बेरोजगारी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ये महसूस ही नहीं करते कि बेरोजगारी है। इस तरह की इग्नोरेंस तो ये स्वस्थ आदमी का लक्षण नहीं है। एक और चीज है जो कल दिखाई दे रही थी, वो ये कि प्रधानमंत्री का वैसे भी उनकी जो स्टाइल है और जो उनकी वक्तव्य की शैली है उसमें ये चीज रहती है कि वे हमेशा जल्दबाजी में उत्तर देने के चक्कर में रहते हैं और जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और मूड के आधार पर चलते हैं। मैं प्रधानमंत्री के ऊपर लिखता रहा हूं और संभवतः हिंदी में मैं अकेला लेखक हूं जो कि मैंने सबसे ज्यादा लिखा है प्रधानमंत्री के ऊपर, और मैं आज से नहीं लिख रहा हूं, वो जब प्रधानमंत्री तब से नहीं लिखा हूं, वो गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे मैं तब से लिखा हूं उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में। मेरी 3 किताब आ चुकी है उनके ऊपर। मैं जिस चीज को आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि प्रधानमंत्री मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। मानसिक तौर पर स्वस्थ न होने का या ट्रंप का अनुकरण करने का एक ही और तरीका है जिसके जरिए वो पहचाने जाते हैं, वो ये कि प्रधानमंत्री कभी जनता से बात नहीं करते, आम लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, हमेशा कैमरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कैमरे के जरिए बात करते हैं। प्रधानमंत्री की प्रत्येक नीति जो पिछले 10 साल में जो उन्होंने लागू की है, उस प्रत्येक नीति में एक इनबिल्ट वायलेंस और झूठ, ये 2 चीज घटित हुई है। वो नीतियां जब लागू हुई है तो हिंसा घटित हुई है। प्रधानमंत्री अभी जीत के आए तो कायदे से तो देश में खुशियां मनाई जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिंदुस्तान के अनेक हिस्सों में मुसलमानों के ऊपर हमले हुए, मुसलमानों के घर तोड़े गए, मुसलमानों को गिरफ्तार करके बंद किया गया। हम नहीं समझ पा रहे कि प्रधानमंत्री की जीत का परिणाम हिंसा कैसे होती है। अरे जीत का परिणाम तो मिठाई बंटनी चाहिए, मुसलमानों को भी मिठाई मिलनी चाहिए, ईसाइयों को भी मिलनी चाहिए, हिंदुओं को भी मिलनी चाहिए। लेकिन यह कौन सा तरीका है कि जब प्रधानमंत्री जीत कर आए, प्रधानमंत्री पद की शपथ लें, तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, इन सब जगहों पर दंगे हो, मुसलमानों के घर जलाए जाए या उन पर हमले किए जाए या उन निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी की जाए। आप याद कीजिए, जब नोटबंदी लागू की थी तो उसका परिणाम क्या निकला था? जब किसानों के 3 दिन लागू किए तो उसका परिणाम क्या निकला था? उसका परिणाम यह निकला था कि 750 किसान मर गए, शहीद हो गए। नोटबंदी में सैकड़ों लोग शहीद हो गए। कोरोना की नीति को इंप्लीमेंट करते हुए हजारों लोग मर गए। जम्मू कश्मीर में 370 की नीति को हटाते हुए, 370 की धारा को हटाते हुए इसको जो लागू किया उसमें अनेक लोग, निर्दोष लोग मर गए। तो नरेंद्र मोदी की किसी भी नीति का जब कार्यान्वयन होता है, जब क्रियान्वयन होता है, तो उसके क्रियान्वयन का परिणाम यह है कि वहां वायलेंस होता है। कल बहुत ही अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री ने सबक नहीं लिया है इससे। कल के भाषण में अगर मुझसे पूछे तो सबसे खतरनाक चीज कौन सी थी?
कल के भाषण में नरेंद्र मोदी अपनी नॉनसेंस करते करते, नॉनसेंस बोलते बोलते वे धमकी की भाषा में बोलने लगे। संसद में प्रधानमंत्री धमकी की भाषा का प्रयोग करे, यह पहली बार देखा गया। कभी किसी प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान में, यहां तक कि आपातकाल और आपातकाल के बाद भी, धमकी की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने धमकी की भाषा का इस्तेमाल किया। और यह बात मैं जानबूझ के कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जब शपथ ली, आप याद कीजिए 2004, ये 2024 के चुनाव का परिणाम जो 4 जून को आया, उसके बाद जो प्रोसेस शुरू हुआ, प्रधानमंत्री के शपथ लेने के तत्काल बाद पहली घटना घटी कि अरुंधति राय के खिलाफ में राजद्रोह का मुकदमा किया जाए, यह आदेश जारी किया गया। मेधा पाटकर के खिलाफ कोर्ट का ऑर्डर आया। मेधा पाटकर और अरुंधति राय ये 2 सिंबॉलिक प्रतीक हैं। और 1 जुलाई से, अब जब कल प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे उसके एक दिन पहले से हिंदुस्तान में 3 कानून की आचार संहिताएं लागू की गई हैं। संसद में जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उनके चेहरे पर, उनकी भाषा में विनय नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, उदारता नहीं थी, बल्कि धमकी की भाषा थी। और वो भाषा कैसी, शैली कैसी थी, जिसे हम लोग कहते हैं अपनी शैली में इंजेक्शन शैली। और ये इंजेक्शन शैली वो अपने अनुयायियों में बहुत इस्तेमाल करते हैं। बल्कि प्रधानमंत्री की भाषा का प्रदर्शन देख के, उनके भाषण को देख के दुख हो रहा था कि मंच पर बैठा हुआ लोकसभा का स्पीकर आनंद ले रहा है। आप स्पीकर की भंगिमाएं देखिए। अरे किसी भी वक्ता के भाषणों में रस लेने का स्पीकर का मतलब नहीं है, लेकिन स्पीकर रस ले रहा है। प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे वो जिसे कहते हैं इंजेक्शन शैली में बोल रहे थे कि बोला और उनके अनुयायियों का दिमाग साफ हुआ, और उनके अनुयायियों के दिमाग में वो भाषा चली गई। प्रधानमंत्री के भाषण में एक और चीज थी जो कि बहुत ही चिंता की चीज थी, और वो उनके आचरण में भी है। नरेंद्र मोदी को लोकतांत्रिक डिक्टेटर कहना ज्यादा समीचीन होगा। और ये जो लोकतांत्रिक डिक्टेटर का उनका जो भाव है और उनकी जो राजनीति है, उसे वैधता प्रदान की है हमारे कानून ने। नरेंद्र मोदी कोई भी काम कानून के बिना नहीं करते। नरेंद्र मोदी के हर डिक्टेटरशिप के कदम को कानून से वैधता मिलती है। 21वीं शताब्दी का पूरी दुनिया का यह अनुभव है कि जो डिक्टेटर काम कर रहे हैं विभिन्न देशों में, वे कानून के जरिए अपनी डिक्टेटरशिप को वैधता प्रदान कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की भाषा में कहें तो ये जो डेमोक्रेसी है, ये ड्रामा है। लोकतंत्र का ऊपर नाटक चलता रहता है, लेकिन कानून की आड़ लेकर, कानून का मुखौटा लगा के एक्चुअल में तानाशाही काम करती रहती है। और जो नरेंद्र मोदी का जो मॉडल है, उसकी एक और खूबी है जो कि सामने आ रही है। वो भाषण में भी थी और वो उनके आचरण में भी है, उनके 10 साल के काम में भी है। नरेंद्र मोदी ने क्या मॉडल दिया है मुझे, इस देश को? नरेंद्र मोदी ने मॉडल दिया है विकास, एक हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, और एक तरफ कानून।
सो विकास और कानून के, एक हाथ में कानून है और एक हाथ में विकास है, और दिमाग में, आचरण में, राजनीति में, सत्ता में डिक्टेटरशिप। भारत में भी विकास और कानून, विकास लागू करो और कानून लागू करो, और इन दो के जरिए डिक्टेटरशिप लागू करो, और इसके बहाने वे पूरी की पूरी न्यायपालिका को, जिस जो कि निष्पक्ष थी, उसे उन्होंने निष्पक्ष नहीं रहने दिया। मैं समग्रता में बात कर रहा हूं, मैं एक दो जजमेंट को लेकर बात नहीं कर रहा हूं। आज की स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक डेवलपमेंट के संदर्भ में जितने भी सुप्रीम कोर्ट के और दूसरी अदालतों के जजमेंट हुए हैं, किसके पक्ष में जजमेंट हुए हैं? वो कहीं आपने सुना कॉर्पोरेट हाउसेस की कोई जमीन वापस ली गई, छीनी गई, उसे रोक पाया कोर्ट? कोर्ट रोक पाया कि औने पौने दाम पर अयोध्या में लोगों की जमीन छीन ली गई? मंदिर बनाने का आदेश दिया गया था, अयोध्या बनाने का आदेश नहीं दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। तो डेवलपमेंट के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। आपने 1,000 1,500 करोड़ रुपया आपने बांट दिया लोगों में, और आपने मान लिया कि इससे अब अयोध्या को खरीदने का आपको राइट मिल गया। आपको मंदिर बनाने के लिए कहा गया था, अयोध्या बनाने के लिए नहीं कहा गया था, और लोगों के घर द्वार मंदिर छीनने के लिए नहीं कहा गया था कि उन्हें मुआवजा दो, उनके छीन लो। विकास और कानून, ये दो औजार हैं नरेंद्र मोदी की डिक्टेटरशिप के, जिसके आवरण में वे अपनी डिक्टेटरशिप को वैध बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी के आने के बाद में सब लोग जानते हैं कि कारपोरेट लूट बढ़ी है, घटी नहीं है। बेशुमार कारपोरेट हाउसेस लूट रहे हैं, अदालतों से रोक नहीं पाई हैं। आप याद कीजिए अदानी के घोटाले को और उसके एक्सपोजर को। अदालत किसके साथ गई? अदानी के साथ। खुलेआम नागरिकों के अधिकारों पर, उनकी स्वतंत्रता पर, चुने हुए मुख्यमंत्रियों पर हमले हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं कानून के नाम पर। अदालतें चुप हैं, अदालतें सीधे पिछड़ू की तरह काम कर रही हैं, और यह बहुत खतरनाक स्थिति है। अदालतें सरकार की डिमांड पर काम कर रही हैं। सीबीआई कहती है हमें 15 दिन के लिए रखना है, 15 दिन रखो। ईडी कहती है हमें 1 महीना रखना है, 1 महीना रखो। अदालत को कोई चिंता नहीं। आप कल्पना कीजिए एक मुख्यमंत्री, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जो अभी जेल से निकल के आए हैं जमानत पर, 5 महीने तक रखे जाने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय का यह आदेश है, यह ऑब्जर्वेशन है कि उनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं। तो एक मुख्यमंत्री को तो आपने ठूस दिया जेल में बिना प्रमाण के। न्यायपालिका का काम यह है कि वो देखे कि नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, लेकिन नागरिकों के अधिकार छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री के अधिकारों का हनन हो रहा है, विधानसभा के अधिकारों का हनन हो रहा है। किसके आधार पर हो रहा है? कानून के आधार पर। तो कानून के जरिए नरेंद्र मोदी अपनी डिक्टेटरशिप को वैध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस चक्कर में वे जब मन होता है संविधान का उल्लंघन भी करते हैं। सवाल यह कि लोकतंत्र जनता के अधिकार का शासन है या कानून का शासन है? लोकतंत्र में जनता प्रमुख है या कानून प्रमुख है? न्यायपालिका से लेकर नरेंद्र मोदी तक सारे लोग कानून के शासन को लागू करने में लगे हुए। इसके चलते जनता के अधिकारों की अवहेलना हो रही है, उनका उल्लंघन हो रहा है, उनका हनन हो रहा है, और जनता के अधिकारों पर हमले हो रहे हैं।
और कानून के शासन के नाम पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार लगातार झूठ बोल रही है और प्रोपेगेंडा कर रही है। कल जब नरेंद्र मोदी संसद में बोल रहे थे तो वो इस आवेश में थे और इस भंगिमा के साथ बोल रहे थे मैं ही राज सत्ता हूं। उन्हें बहुत परेशानी थी शंकर के प्रतीक का इस्तेमाल करने से। नरेंद्र मोदी अपने को मसीहा के तौर पर पेश कर रहे थे और जब वो मसीहा के तौर पर पेश कर रहे थे तो वो जाने अनजाने हिटलर के तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे। हिटलर अपने सामने भगवान को बोना समझता था। नरेंद्र मोदी मसीहा है, वो मसीहा किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता, वो संसद के प्रति जवाबदेह नहीं होता, वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता। संसद में जो सवाल उठाए हैं सांसदों ने वो उन तक का जवाब नहीं देता। नरेंद्र मोदी कुछ इस तरह से भाषण दे रहे थे कि संसद से लेकर पूरे देश तक जो कुछ बना है वो सब उन्होंने बनाया है, उनके पहले कभी कुछ नहीं था, वो बिल्कुल जंगल था। सारी चीजें उन्हीं पर टिकी हुई हैं, उन्हीं ने बनाई हैं। और चूंकि सारी चीजें उन्हीं ने बनाई है इसलिए सबकी जिम्मेदारी है कि नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करें। उनके कुछ चंटू मंटू मंत्री भी ये कह रहे थे प्रधानमंत्री की आलोचना की गई है। अरे प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं की जाएगी तो क्या मछली पालन करने वाले की आलोचना की जाएगी संसद में? प्रधानमंत्री इलेक्टेड प्रतिनिधि है, गवर्नमेंट का मुखिया है, उसके कामों की आलोचना होगी ही संसद में। आलोचना करना लोकतंत्र का धर्म है, प्रशंसा करना फासिज्म का धर्म है। लोकसभा में जब सांसद बहस में भाग लेते हैं तो वो महिमा मंडन के लिए भाग नहीं लेते। महिमा मंडन के लिए वही भाग लेते हैं जो कि नरेंद्र मोदी को मसीहा मानते हैं। नरेंद्र मोदी जब अपने को जो अपना उन्होंने ढांचा बनाया, जो उनका भाषण अगर हम उसकी स्क्रिप्ट ध्यान से पढ़े तो वो अपने को एक तरह से मसीहा और मास्टर की तरह या किंग मेकर की तरह, राष्ट्र निर्माता की तरह पेश कर रहे थे, जबकि हकीकत यह है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो उल्लेखनीय हो। नरेंद्र मोदी कल कह रहे थे ना करप्शन के, हजारों करोड़ के करप्शन के। अरे हजारों करोड़ का करप्शन तो आपकी नाक के नीचे हो रहा है, आप किसी को गिरफ्तार ही नहीं कर रहे। सारा मीडिया और इंटरनेट भरा हुआ है ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा टेस्ट कराए गए टेस्ट और इसके जरिए जो लूट हुई है, अरबों खरबों की लूट हुई है हिंदुस्तान के नौजवानों की। लेकिन आपको करप्शन दिखाई नहीं देता। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यह एक मानसिक अस्वस्थता का लक्षण है कि आप रियलिटी को इग्नोर कर रहे हैं। एक और चीज थी जो कि बहुत ही चिंता की चीज है, जो कि पहले कभी नहीं, पहले यह था कि अगर लोग पक्ष विपक्ष में जीत कर आए हैं तो एक दूसरे की प्रशंसा करते थे, कहते थे कि नहीं। कल नरेंद्र मोदी ने जो जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर अटैक किया, बच्चा बच्चा कह के, उस क्रम में नरेंद्र मोदी पूरे इंडिया एलायंस को जो जनता ने वोट दिया उसका उपहास उड़ा रहे थे। और इनडायरेक्टली इंडिया एलायंस को दिए गए वोट का, जिस जनता ने वोट दिया उसके ऊपर हमले कर रहे थे। नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि सत्ता उन्होंने कैसे हासिल की है। नरेंद्र मोदी ने सत्ता डेवलपमेंट के जरिए हासिल नहीं की है। नरेंद्र मोदी ने सत्ता हासिल की है झूठ, हिंसा, करप्शन और फेक न्यूज। इन चार चीजों के सहमेल से उन्होंने ये हिंसा और प्रोपेगेंडा करके ये सत्ता हासिल की है। और नरेंद्र मोदी ने जो चीज विकसित की है, जो कि कायदे से डिस्कस की जानी चाहिए, वो ये पर्सनैलिटी कल्ट।
और वो पर्सनैलिटी कल्ट के आधार पर अपने को मसीहा घोषित करके वे जनता के ऊपर शासन कर रहे हैं। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी अपनी जनता से डरते हैं, और जनता से डरते ही नहीं है, अपनी जनता से नफरत करते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुस्तान के बासिंदे हैं, और आज के नहीं, सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से रह रहे हैं वो। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उनके खिलाफ में हेट कैंपेन किया है, उस हेट कैंपेन में यह दिखाई देता है कि वे जनता से नफरत करते हैं। वो खाली मुसलमान नहीं है, वो हिंदुस्तान की जनता भी है, वो हिंदुस्तान के नागरिक भी हैं। नरेंद्र मोदी की पूरी शैली क्या है? नरेंद्र मोदी की पूरी शैली है कि देखा मैं कितना कठोर हूं, मैं कितना सख्त हूं, और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो ना, या जो कि वो इलेक्शन के पहले करते रहे, 2019 के बाद उन्होंने पूरे 5 साल यही किया। उन्होंने विपक्ष को मातहत बनाने की कोशिश की, विपक्ष को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश अल्टीमेटली नाकाम हुई। उन्होंने 400 से अधिक विधायक तोड़े, कई दलों को मातहत दल बना लिया। मातहत बनो, नहीं तो दंडित करूंगा, केस लगाऊंगा, नहीं तो भयभीत करूंगा। और सबसे जो खतरनाक काम किया, जिसको कि वो कल भी कर रहे थे, और इसका मैसेज दे दिया उन्होंने कि हर आदमी झूठ बोले। मैं तो झूठ बोल ही रहा हूं, लेकिन हर आदमी झूठ बोले। हर कोई समझ सकता है कि नरेंद्र मोदी कल संसद में जो बोल रहे थे, उसमें उनका अधिकतर हिस्सा झूठ से भरा हुआ था। एक अन्य चीज, नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, उनसे पूछा जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने तानाशाहों की तरह एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। तानाशाहों की खूबी रही है सारी दुनिया में कि वे अपने को सजाने संवारने पर सबसे अधिक खर्च करते रहे, अपने ऊपर निजी तौर पर सबसे समय खर्च करते रहे। वे अकेले ही फैसले लेते रहे और चाहते हैं कि जनता उनके फैसलों का सम्मान करे और स्वागत करे और महिमा मंडन करे। किसी भी डिक्टेटर की रीडिंग अगर आपको करनी हो, तो आप उसके व्यक्तित्व के पहलुओं से उसकी रीडिंग शुरू कीजिए। आप यहां से शुरू कीजिए कि वह डिक्टेटर अपने व्यक्तित्व पर कितना समय और कितना पैसा खर्च करता है। दूसरा पहलू यह है, जो कि नरेंद्र मोदी की उस आचरण संहिता से दिखाई दे रहा था कल, आने वाले समय में और भी खतरा है। लोग सेंटेंस नहीं इस्तेमाल करना चाहता, उनकी भाषा को मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। सबसे बड़ा खतरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए और आंदोलन की स्वतंत्रता के लिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा है, इसका बिगुल नरेंद्र मोदी ने बजा दिया है अरुंधति राय के खिलाफ में यूएपीए में केस चलाने के ऑर्डर देकर। कहने के लिए वो दिल्ली के उपराज्यपाल ने ऑर्डर दिए, लेकिन वो नरेंद्र मोदी की कृपा से संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से ही वह काम हुआ है, क्योंकि अब जब तक नरेंद्र मोदी शासन में है, किसी भी डीएम, सीएम, गवर्नर जो कि जिसका के नरेंद्र मोदी की पार्टी से संबंध है, उसे नरेंद्र मोदी की परमिशन के बिना बोलने का राइट नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि डेमोक्रेसी रहेगी, लेकिन बोलने का अधिकार नहीं रहेगा। ये अरुंधति राय के खिलाफ में जो केस की घोषणा की गई है, यह संकेत है आने वाले समय के खतरे का। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि चुनाव तो हो, लेकिन विपक्ष न हो। उन्होंने बहुत कोशिश की, विपक्ष को साधनहीन बनाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष और हिंदुस्तान की जनता, इन लोगों ने बिना साधन के
संसद में इतनी बड़ी संख्या में अपनी मौजूदगी दर्ज करा के नरेंद्र मोदी के अरमानों पर पानी फेर दिया। लेकिन खतरा गया नहीं है। एक और चीज, और महत्वपूर्ण चीज, नरेंद्र मोदी ने जिस पर्सनैलिटी कल्ट को डेवलप किया है, उस पर्सनैलिटी कल्ट से या मोदी कल्ट से जनता का एक बड़ा हिस्सा, और खासकर में हिंदी भाषी क्षेत्र की जनता का बड़ा हिस्सा आज भी प्रभावित है। नरेंद्र मोदी के या बीजेपी के वोटों में मात्र 1% की गिरावट आई है, ध्यान रखें हम लोग। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में जो काम किया और कल भी जो वो काम कर रहे थे, वो एक ही काम कर रहे थे, जनता के कॉमन सेंस को नष्ट करो। जनता के कॉमन सेंस को नष्ट करके वे एक चीज पैदा करना चाहते हैं कि जनता अब यथार्थ न देखे, अपने जीवन के बारे में न सोचे, वह सिर्फ वही सोचे जो मोदी सोचते हैं। और जब जनता के कॉमन सेंस को नष्ट कर दिया जाएगा तो जनता को फॉलोअर बनाने में, अनुगामी बनाने में, तोता बनाने में बहुत आसानी होगी। अब एक बड़ी संख्या देश में ऐसे लोगों की है, उसमें शिक्षित भी है, अशिक्षित भी है, उसमें सभी रंगत के लोग हैं, जो कि तोते की तरह आरएसएस और भाजपा और नरेंद्र मोदी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और सोचते हैं। नारे वही लगाती, जनता वही नारे लगाती है जो मोदी लगाते हैं। वो दूसरी बात नहीं सोच। आज मैं देख के आश्चर्य हुआ, एक अखबार के संपादक ने नरेंद्र मोदी के भाषण का अंश छापा फेसबुक पर, मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनका। वो देख के बहुत तकलीफ हुई। ये शिक्षित लोग नॉनसेंस को नहीं समझते और कहते हैं कि वो बहुत अच्छा हुआ। मैं उन संपादक महोदय से साफ कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी का कल का भाषण एकदम थर्ड ग्रेड भाषण था। नरेंद्र मोदी के भाषण से अच्छा कोई एक लुम्पेन व्यक्ति भी भाषण दे सकता है, वो भी इतना स्तर उसका नहीं गिरेगा। नागरिकों के जब कॉमन सेंस को नरेंद्र मोदी ने नष्ट कर दिया है, शिक्षितों के कॉमन सेंस को नरेंद्र मोदी ने जब नष्ट कर दिया है, तो वैसी स्थिति में आम लोग अपनी सेल्फ सेंसरशिप से काम करने लगते हैं। नरेंद्र मोदी के जो अनुयायी हैं, नरेंद्र मोदी के जो अनुयायी सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वे अब सेल्फ सेंसरशिप के शिकार हैं, तो वे अपने दिमाग से नहीं सोचते। और जब आप सेल्फ सेंसरशिप करते हैं, तो आप सिर्फ सेल्फ सेंसरशिप ही नहीं करते, बल्कि अपनी इज्जत भी खत्म करते हैं। जो लोग मोदी कल्ट को नहीं मानते और मोदी को मसीहा नहीं मानते, मोदी की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनको तरह तरह से टारगेट किया जा रहा है। और मोदी के पीछे कौन सा समूह है जो तैयार हुआ है, खड़ा हुआ है? उसमें मोदी के अनुयायी भी हैं, उनके दल के लोग भी हैं, उनमें अवसरवादी लोग भी हैं, उनमें ठग लोग भी हैं, उनमें ऐसे लोग भी हैं जो तरह तरह के मुखौटे लगा के उनके दल में घुस गए। तो मोदी के पास में सिर्फ पॉपुलरिटी नहीं है, पॉपुलर तो वो है, मीडिया में पॉपुलर है, वो देश में पॉपुलर है, वो विदेश में भी पॉपुलर है। जो लोग नरेंद्र मोदी के कल्ट में, मोदी कल्ट में विश्वास करते हैं, वे लोग सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कोई अब जादू करेंगे और देश की तकदीर बदल जाएगी। नरेंद्र मोदी के कल्ट से प्रभावित होकर पिछले 10 साल से लोग नरेंद्र मोदी के जादुई चमत्कार का इंतजार करते रहे और देश कंगाली के कगार पर पहुंच चुका है। हिंदुस्तान की जीडीपी 9%, 8% से घट के 5.5-6% के बीच में आके टिक गई है। नरेंद्र मोदी को जो संवैधानिक दायित्व दिए गए थे, जो काम उनके जिम्मे सौंपे गए थे, वो उन्होंने काम अभी तक पूरे नहीं किए। और सबसे
बुरी बात वो ये कि नरेंद्र मोदी ने एक भी अपना इलेक्शन का वायदा पूरा नहीं किया। नरेंद्र मोदी के पिछले जनता के साथ में पिछले 10 साल में जितने भी वायदे उन्होंने किए थे, उनमें से जनता के साथ किया गया एक वायदा पूरा नहीं किया। क्योंकि नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र नहीं चाहिए, अनुयायी तंत्र चाहिए। नरेंद्र मोदी को जनता का शासन नहीं चाहिए, कानून का शासन चाहिए। और यह कानून का शासन डिक्टेटरशिप की जमीन तैयार करता है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी आज हमारे सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर खड़े हैं। हमें इसे समझना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।